नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसके विश्लेषण के लिए हमारे साथ हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नेताजी के नाम पर बंगाल में सियासी संग्राम, कोलकाता में मोदी ममता आमने सामने। किसान आंदोलन में आया नया ट्विस्ट, नकाबपोश ने खोला किसान संगठनों का कारनामा। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में होगा बवाल, ट्रैक्टर परेड की जिद पर अड़े किसान संगठन। अरविंद केजरीवाल को लगा बड़ा झटका, सोमनाथ भारती को मिली 2 साल की सजा। इमरान का आतंकवाद पर नया ड्रामा, जमात उद दावा के 3 सरगनाओं को कैद। सबसे पहले बात करते हैं आज की पहली खबर की। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर आज कोलकाता में मुख्य कार्यक्रम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित समारोह को संबोधित किया। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस अवसर पर कोलकाता में उन्होंने पदयात्रा की। केंद्र सरकार सुभाष जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मना रही है, तो ममता सरकार इसे देश नायक दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रही है। डॉक्टर साहब, नेताजी के नाम पर बंगाल में राजनीति क्यों हो रही है? ये अजीबोगरीब स्थिति है कि आप चुनाव के लिए, चाहे वो बीजेपी हो या फिर तृणमूल कांग्रेस हो, आप देश के जो नायक हैं, महानायक हैं, उनका इस्तेमाल आप वोटों की राजनीति के लिए करते हैं। एक तरफ बीजेपी है, बीजेपी की सरकार जब से केंद्र में आई है तब से ये कहा जा सकता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो यादें हैं, उनका जो धरोहर है, उनकी जो विरासत है, उसको हाईलाइट करने के लिए मोदी सरकार ने कई सारे काम किए हैं। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार इसे राजनीतिक रूप से भी भुनाना चाहती है। और वहीं ममता बनर्जी ने भी बिल्कुल बगावत का रुख अख्तियार कर लिया है कि वो, चूँकि सुभाष चंद्र बोस एक बंगाली थे, बंगाली आइकन थे, तो उनको लगता है कि इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ तृणमूल का ही पूरा अधिकार है। दरअसल इसके पीछे की राजनीति ये है कि ममता बनर्जी की जो पूरी राजनीति इस वक्त चुनाव को देखते हुए जो वो कर रही है, वो ये कि जो बंगाल है वो तृणमूल कांग्रेस का है और ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो आउटसाइडर है। ये लोग बंगाल के कल्चर, बंगाल के नायकों को, बंगाल की संस्कृति को, बंगाल के म्यूज़िक को, बंगाल के खान पान को वो नहीं जानते हैं, ना समझते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसी हमले को, इसको कह सकते हैं, इसको जवाब देने के लिए सुभाष चंद्र बोस की जयंती को एक अवसर चुना है कि वो भी बंगाल के जो सबसे बड़े प्राइड हैं उनका एहतराम करती है, उनको पूजती है। और यही टसल टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच चल रही है। और तो और ये तो कार्यक्रम की बात हो गई, कुछ ऐसी भी खबरें आ रही है कि जहाँ जहाँ अलग अलग इलाकों में जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जा रही थी, वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमले किए हैं। झंडा फहराने के ऊपर भी बवाल मचा है, आगजनी हुई है, हिंसा भड़की है। तो कहने का मतलब ये है कि बंगाल की राजनीति में जो आज का दिन है, ये समझ लीजिए कि आज से चुनावी कैंपेन और धारदार और हिंसक होने वाली है। जी, बंगाल में हर पार्टी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर वोट लेने में जुटी हुई है, तो दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पर अजीबोगरीब राजनीति हो रही है। किसान नेताओं ने एक नकाबपोश को मीडिया के समक्ष पेश किया और ये दावा किया कि उसे 4 किसान नेताओं को शूट करने के लिए रुपए मिले थे। लेकिन जैसे ही पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार किया और पूछताछ शुरू की, तो किसान संगठनों की काली करतूत का खुलासा हो गया। नकाब वाले व्यक्ति ने बताया कि वो सोनीपत का योगेश सिंह है। जनवरी 19 को वो आंदोलन स्थल पर गया। वहां कुछ किसान नेताओं ने उस पर लड़की छेड़ने का आरोप लगाया और वो अपने कैंपों में मुझे ले गए और दिल्ली पुलिस को बदनाम करने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया। डॉक्टर साहब, किसान नेताओं का मकसद आखिर क्या है? देखिए, किसान आंदोलन जो ये तथाकथित चल रहा है किसान संगठनों के द्वारा, ये अब असफल होता चला जा रहा है। दरअसल सरकार ने अपना रुख अब क्लियर कर दिया कि अब जितना भी प्रस्ताव उनकी तरफ से आना था वो आ गया और अब इसके आगे सरकार अब कुछ नहीं करने वाली है। मतलब ये कि जिस मकसद से
ये आए थे कि ये तीनों कानून को वापस लिया जाए, उस पर सरकार ने दो टूक ये जवाब दे दिया है कि ये कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। अब बहुत सारे आरोप भी किसान संगठनों पर लग रहे हैं कि इसमें खालिस्तानी हैं, तो इसमें अर्बन नक्सल्स हैं। इसके ऊपर ये भी आरोप लग रहे हैं कि ये हिंसा भड़काने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दुनिया भर में हो रही है इस आंदोलन के नाम पे। तो ऐसे में जो लग रहा है कि किसान संगठनों ने एक बहुत ही, जो कह सकते हैं, बॉलीवुड की थर्ड ग्रेड फिल्म की तरह एक स्क्रिप्ट इन्होंने लिखा। एक शख्स को जो 9वीं क्लास का पास है, वो मेंटली भी थोड़ा सा वो स्टेबल नहीं लग रहा है, उसे पकड़ के आपने मीडिया के सामने पेश कर दिया कि इसे पुलिस वालों ने भेजा है, तैयार करके भेजा है। लेकिन जब उसने पूरी कहानी बताई तो वो चौंकाने वाली है कि इसके ऊपर लड़की छेड़ने का आरोप लगा करके ये और इनके साथ 4 और भी यंग लड़कों को इन लोगों ने पकड़ लिया, इनकी पिटाई की गई। और उसका जो वीडियो आया है उससे साफ साफ नज़र आ रहा है उसकी आंखों में चोट है, यहाँ पे भी चोट है, वो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है। तो ये एक साजिश के तहत, क्योंकि वो जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उसने जिस पुलिस इंस्पेक्टर का नाम बताया, मालूम चल रहा है कि उस थाने में उस नाम का कोई SHO है ही नहीं है, कोई पुलिसकर्मी भी उस नाम का नहीं है। तो कई सारी चीज़ें हो रही हैं। मतलब बिल्कुल साफ है कि किसान संगठन अब बौखला गए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये हिंसा की प्लानिंग ये लोग कर चुके हैं, और चूँकि इनके ऊपर बाद में कोई बात आ न जाए, हिंसा भड़कने के बाद इन्हें दोषी न ठहराया जाए, उसके लिए ये एक डिफेंस तैयार कर रहे हैं कि हिंसा हम नहीं कर रहे थे। दरअसल ये पुलिस वाले ही, सरकार ही साजिश रच रही थी किसानों को बदनाम करने के लिए। लेकिन ये पासा इनका फेल हो गया, इनकी काली करतूत दुनिया के सामने आ गई। जी, मतलब साफ है कि किसान नेताओं का आंदोलन असफल होता जा रहा है। तो अब ये तकड़मबाजी करने पर उतर आए हैं और अब भी ट्रैक्टर रैली पर अड़े हुए हैं। इस बीच सरकार ने फिर से एक पहल की। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड को लेकर आज किसान नेताओं और पुलिस अधिकारियों के बीच फिर से बातचीत की पहल हुई। हालांकि अब तक हुई बातचीत बेनतीजा रही, क्योंकि किसान संगठन अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा का हवाला देकर पुलिस अधिकारियों ने किसान संगठनों के नेताओं से अनुरोध किया कि वो दिल्ली से बाहर ट्रैक्टर रैली निकालें। वहीं किसान नेताओं ने कहा कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली दिल्ली के अंदर घुसकर निकालेंगे। डॉक्टर साहब, क्या है, ट्रैक्टर रैली की वजह से कोई बड़ा बवाल हो सकता है? देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये जो किसान संगठन है, ये अर्बन नक्सल्स, खालिस्तानी, उस तरह के एलिमेंट है जो वेल ट्रेंड हैं हिंसा भड़काने में, हिंसा फैलाने में। अब जिस तरीके की बातें पुलिस के साथ ये किसान नेता कर रहे हैं, उससे तो ये साफ साफ लग रहा है कि ये टकराव चाहते हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से, पुलिस महकमे की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से इन किसान संगठनों को ये कहा गया कि वो अपनी रैली जो रिंग रोड के ऊपर निकालना चाहते हैं, उसके बजाय कोई और अल्टरनेटिव रूट ले लें। 4 ऐसे रूट सुझाए गए और ये बताया गया कि इस पे आप कुछ ट्रैक्टर्स लेकर के आए, आप अपनी रैली कर लें। लेकिन इनकी जिद है कि वो दिल्ली के अंदर ही घुसेंगे। लेकिन अब जो हमारे पास जो जानकारी आ रही है कि सारे बॉर्डर्स को सील किया जा रहा है, वहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्सेस लगाए जा रहे हैं। तो ये जो बाहर से, पंजाब की ओर से जो जितने भी ट्रैक्टर्स जो चले आ रहे हैं, या यूपी से या उत्तराखंड से जो किसान संगठनों के जो कार्यकर्ता हैं, वो जो ट्रैक्टर्स लेकर के आ रहे हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई दिल्ली पुलिस करेगी। एक बात जो किसान संगठनों को समझ में आनी चाहिए और देश की जनता को भी, कि कम व्हाट में ये ट्रैक्टर रैली दिल्ली के अंदर घुस नहीं पाएगी। इसके लिए कोई भी सख्त कदम सरकार को उठाना पड़ेगा। तो सरकार अब वो सख्त कदम उठाने के लिए तैयार है। जी, एक और हैरान करने वाली बात दिल्ली से आई है। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स में मारपीट के मामले में दोषी ठहराया है। 2016 में ये मामला दर्ज हुआ था। इस मामले के 4 अन्य आरोपितों को बरी कर दिया गया है। आप विधायक पर एम्स के सुरक्षा कर्मी के साथ मारपीट का आरोप था। अदालत ने भारती को 2 साल जेल की सजा सुनाई। हालांकि बाद में उन्हें इस आधार पर जमानत दे दी गई कि वो फैसले के खिलाफ बड़ी अदालत में अपील करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि केजरीवाल के चुने हुए नेताओं को आखिर हो क्या गया है? देखिए, अरविंद केजरीवाल तो अकाउंटेबिलिटी, राजनीति में स्वच्छता, अच्छे लोगों को राजनीति में आमंत्रण देने की
बातें कह के, बड़ी बड़ी बातें, स्वराज और पता नहीं व्यवस्था परिवर्तन के ये जो ढकोसले हैं, उसको लेकर के वो हिंदुस्तान में उन्होंने राजनीति शुरू की। अब ये शख्स, ये जो सोमनाथ भारती है, अभी कुछ दिन पहले ये यूपी के अंदर जेल में था, क्योंकि ये खुलेआम पुलिस के सामने ये कह रहा है कि यूपी की जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, वो तो मारा जाएगा। ये पुराना मसला है, ये कोई पहला दूसरा मसला नहीं है, और भी इसके साथ मसले हैं। मालूम चल रहा था कि इनकी पत्नी ने ये आरोप लगाया कि ये डोमेस्टिक वायलेंस में लिप्त है, उनके ऊपर वो अपने कुत्ते को छोड़ दिया करता था, टॉर्चर किया करता था। सिर्फ इतना ही नहीं, कई सारे विदेशी जो मालवीय नगर में रहते थे उनके साथ इसने बदतमीजी की, महिलाओं के साथ इसने बदतमीजी की, वो सब मामला अलग चल रहा है। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये अरविंद केजरीवाल का बहुत चहेता नेता है। इसे यूपी में आम आदमी पार्टी की तैयारी में लगाया गया था, और तो और ये पहली बार जब सरकार बनी थी अरविंद केजरीवाल की, तो उसमें ये मिनिस्टर भी था। अब ऐसे लोग, जब उसकी पत्नी का आरोप उसके ऊपर लगा तब उसको हटाना पड़ गया, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के क्रियाकलापों को जानते हैं, अंदर से उनको मालूम है कि ये अरविंद केजरीवाल का खासम खास है। और अब इसे एम्स के कर्मचारियों के ऊपर मारपीट करने के लिए 2 साल की सजा मिली है। ये कहना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल ने अपने नेताओं को बहुत हीरे की तरह चुना है। जो कोयला के खान में बहुत यदा कदा हीरा जो है वो मिलता है, तो इन्होंने हीरों को ढूंढ निकाला है दिल्ली के अंदर से। ये अच्छे लोगों के साथ राजनीति करने का वादा करके आए थे, और ऐसा लग रहा है कि पार्टी के अंदर उन्होंने गुंडों को अहम पोजीशन दे रखी है। जी, केजरीवाल अच्छे लोगों को राजनीति में लाने का दावा करते थे, लेकिन इनकी करतूतें अब गुल खिला रही हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान के केजरीवाल की। पाकिस्तान की एक आतंकरोधी अदालत ने मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता हाफिज सईद के आतंकी संगठन जमात उद दावा के 3 सरगनाओं को 6 महीने कैद की सजा सुनाई है। आतंकी फंडिंग में यह सजा सुनाई गई है। इनमें सईद का रिश्तेदार हाफिज अब्दुल रहमान मक्की, संगठन का प्रवक्ता याहा मुजाहिद और जफर इकबाल शामिल हैं। दरअसल इमरान खान सरकार के लिए जमात उद दावा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन गले की फांस बन गए हैं। ये संगठन अब भी पाकिस्तानी जमीन पर सक्रिय हैं, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक खतरा बना हुआ है, साथ ही इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की किरकिरी होती है। डॉक्टर साहब, कोर्ट के इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये फिर से इमरान खान की सरकार ने, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने ड्रामेबाजी शुरू कर दी है। दरअसल इनके ऊपर एफएटीएफ की तलवार लटक रही है। इनसे ये कहा गया कि आपको ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाने से तभी रोका जा सकता है जब आप अपने टेरिटरी के अंदर आतंकी संगठनों को पनपने से रोके। वहाँ हो क्या रहा है? वहाँ हो रहा है उल्टा। आतंकी संगठनों को रोकने के बजाय पाकिस्तान की सरकार, आईएसआई और आर्मी आतंकी संगठनों के जो गुर्गे होते हैं उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें पैसा दिया जाता है। और ये सब, जैसे ये जमात उद दावा है, ये एनजीओ की तरह रजिस्टर्ड है। आतंकी संगठन पाकिस्तान में एनजीओ की तरह रजिस्टर्ड है, और वो सरकारी पैसे से भी वो चलाता है। सरकार उसे पैसे देती है, हॉस्पिटल चलाने के नाम पे, तो गरीबों की मदद करने के नाम पे, स्कूल खोलने के नाम पे, मदरसे खोलने के नाम पे काफ़ी रकम इन लोगों को दिया जाता है, और जिससे ये अपनी आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं। अब इनकी जो भेद जो है, इनका जो पूरा जो कच्चा चिट्ठा जो है वो एफएटीएफ के सामने खुल चुका है, और चूँकि इन्हें फरवरी एंड तक वक्त दिया गया है अपने आप को सुधारने का, वरना इनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और ब्लैक लिस्ट में एक बार पाकिस्तान चला गया तो इसे कोई भी मदद, कोई भी देश, कोई भी मुल्क, कोई भी इंटरनेशनल जो फंड देने वाली एजेंसियां हैं वो फंड नहीं दे पाएगी। तो इससे बचने के लिए इमरान खान ने फिर से इस तरह की पैंतरेबाजी की है। और जो लोग पाकिस्तान की खबर को फॉलो करते हैं उनको मालूम है कि जब भी एफएटीएफ की मीटिंग होने वाली होती है उसके कुछ दिन पहले ये इस तरह की जेल की कार्रवाई होती है, और फिर मालूम चलता है कि फिर ये जेल के अंदर जाते हैं, फिर किसी बहाने इन्हें बेल मिल जाती है, फिर ये बाहर चले आते हैं। तो ये तमाशा जो पाकिस्तान का जो है, इट हैज़ टू एंड। कभी न कभी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस बात को समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान आतंकवाद को एक पॉलिसी की तरह इस्तेमाल कर रहा है।
जी, पाकिस्तान दुनिया का अकेला मुल्क है जिसने आतंकवाद को अपनी फॉरेन पॉलिसी का एक हथियार बना रखा है। डॉक्टर मनीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।